कहानियों के सफ़र में आज की कहानी दिल ने पुकारा। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ जिसमें समाज प्रतिबिंबित होता है। मेरा मानना है कि जाति, रंग, रूप महज शब्द हैं, असली करिश्मा तो इंसानियत का होता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। देवकी प्रसाद मिश्रा 6 फुट के लंबे चौड़े, स्वस्थ, तंदुरुस्त, सौम्य व्यक्तित्व के इंसान थे। अपने खानदान और विचारों पर उन्हें बड़ा गर्व था। लेकिन बेटी के प्रेम संबंध ने उनके गुस्से में उबाल ला दिया था। इस दुनिया में इतने लड़के हैं, तुम्हें कोई नहीं मिला? मिला भी तो एक गंध साफ करने वाला। देवकी मिश्रा अपने शब्दों की तरह ही कांप रहे थे। पापा, उसका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, समझ रहे हैं ना आप? और प्यार भला कहाँ जाति, रंग या किसी तरह के दस्तूर का गुलाम होता है। परिधि ने अपनी सफाई पेश की। बस बहस बंद। ये सारी बातें किताबों के लिए हैं, उन्हें वहीं रहने दो। प्रोफेसर साहब ने बेटी परिधि मिश्रा के सच को अस्वीकारते हुए कहा। बचपन से जिसे सिखाते आए थे कि बेटा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा सच बोलना, सच से बढ़कर कोई नहीं होता। आज उसी सच के साथ जब परिधि ने कुशल के बारे में अपने पवित्र प्रेम की कहानी बताई तो देवकी मिश्रा को केवल उसकी जाति दिखाई दी। कुशल राम, यही बताया ना तुमने अपना नाम? मिश्रा जी ने कड़क आवाज में कहा। जी, कुशल ने सिर झुकाए जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नाली साफ करते करते 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? तुमने मंदिर की दहलीज लांघने की सोच ली? मिश्रा जी का क्रोध उबल रहा था। सर, मैंने इसी वर्ष यूपीएससी क्वालिफाई किया है और कल मेरा इंटरव्यू है। आपका आशीर्वाद मिल जाता। कहते हुए कुशल मिश्रा जी के चरणों स्पर्श करने के लिए झुका ही था कि मिश्रा जी पीछे की ओर खिसके। गनीमत थी कि पीछे सोफा था, वरना किसी अनहोनी के होने की पूरी संभावना थी। आरक्षण के बलबूते पर तुम छोटी जात वाले आगे क्या आते हो, खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगते हो। इस वाक्य के पीछे छिपे दर्द को भला वो कैसे भूल जाते। लगातार तीसरी बार उनका बेटा पूरा नंबर लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि वह साधारण वर्ग पर चिन्ह लगाता था। नतीजा यह हुआ कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। परिधि ये सारी बातें जानती थी, पर कुशल से प्यार उसने जानबूझकर तो नहीं किया था, वो तो बस हो गया था। लाख कोशिशों के बाद भी देवकी मिश्रा नहीं माने और परिधि भी उन्हीं की तरह जिद्दी थी। उसने अपने दोस्तों और सगे संबंधियों की मदद से शादी के मंडप तक पहुंचकर ही दम लिया था। शादी में उसे अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन कन्यादान के समय परिधि का मन भारी हो गया था। माता पिता का चेहरा आंखों के आगे नाच गया। पापा ने चिल्लाकर कहा था, जाओ, पर तुम कभी खुश नहीं रहोगी। परिधि की आंखें नम हो गई, वह सुबकने लगी थी। कोई बात नहीं, हम उन्हें मना लेंगे, यह कुशल की आवाज थी। 7 फेरों के रस्म के साथ विवाह संपन्न हुआ। दोनों एक दूसरे का दामन थामे
मंदिर से बाहर निकले। दोस्तों ने हाथ हिला हिलाकर दोनों को गाड़ी में बिठाया। दोनों हंसते मुस्कुराते लाल गुलाब से सजे सफ़ेद रंग के कार में बैठे। आने वाले दिनों के सुखद स्वप्न की कल्पना थी, जिसमें कुशल जैसे लायक लड़के का साथ मिला था, जो हमेशा परिधि को उसके पलकों पर बिठाकर रखने की बात करता था। दूसरी ओर माता पिता की नाराज़गी, लेकिन इस वक्त प्यार का पलड़ा भारी था। परिधि कहाँ भूली थी जब पहली बार कुशल को कोचिंग के क्लास में देखा था। उसके पहले तो प्यार जैसा शब्द कोई एहसास होता है यह भी मानने को तैयार न थी। शक्ल सूरत से मिनी माधुरी दीक्षित कही जाने वाली शोक चंचल परिधि जीवन के उतार चढ़ाव से अनजान, लेकिन उसे प्यार शब्द से बड़ी नफरत थी। हाँ, दोस्ती समझती थी, उससे बढ़कर कोई रिश्ता था ही नहीं। सफ़ेद शर्ट और काले पैंट में कुशल मुख्य दरवाजे से अंदर आया था। शर्ट के पॉकेट में गोल्डन फाउंटेन पेन लगी थी, चेहरे पर मासूमियत। आवाज़ में खराश के साथ आई कम इन सर बोला तो पूरा क्लास एक साथ उसकी ओर देखने लगा था। वो और घबरा गया। नाम पूछे जाने पर उसने कुशल राम शब्द को धीरे से कहा था। राम के मंदिर की ओर जितनी श्रद्धा से देखी जाती है, लेकिन यही राम जब किसी के नाम के साथ आ जाए तो नफरत में ढलते देर नहीं लगती। संजोग यह थी कि परिधि मैथ्स में कमज़ोर थी और कुशल तो जैसे मैथ्स के साथ ही पैदा हुआ था। यही वजह थी कि बहुत जल्द ही कुशल सबका चहेता बन गया था। परिधि के लिए तो वरदान साबित हुआ था। उसकी वजह से उसे पहली बार वीकली टेस्ट में 30 में से 20 मिले थे। घर में पापा हमेशा भैया की तारीफ करते थे, वरना आज तक तो बेटियों को क्या पढ़ाना, आखिर उन्हें दूसरे के घर ही तो जाना है, यही सुनती आई थी। यही सब सोचते सोचते परिधि का चेहरा उदास हो गया। कुशल से देखा न गया। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगा। फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में खो गए। इसी बीच कुशल के माँ का फोन आया। गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो चुकी है, बहू को लेकर जल्दी आ जाओ। पड़ोस की भाभी भी कहाँ पीछे थी। सुहागरात वाले कमरे की फोटो व्हाट्सएप पर भेज चुकी थी। दोनों उसे देख रहे थे। परिधि की अंगुलियां कुशल की अंगुलियों को छू गई। सुहागरात का कमरा मोबाइल में दिख रहा था। आंखों से आंखें उलझ गई। चेहरा करीब आने लगा। दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी सामने से ट्रक के हेडलाइट की रोशनी आंखों से टकराई और फिर क्या हुआ पता नहीं। जब होश में आया तो खुद को आईसीयू वार्ड में पाया। थोड़ी ही देर में कुशल के माता पिता परिधि के माता पिता के साथ सामने आ गए। जहां कुशल के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं परिधि के माता पिता की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती थी। परी, परी कहाँ है माँ? इतना सुनते ही परिधि की माँ रोने लगी। आंचल से आंसू पोंछने लगी। क्यों रो रही हो? परिधि की माँ, जो बेटी अपनी थी ही नहीं, उसके अस्थि विसर्जन से कैसा परहेज? मिश्रा जी ने गुस्से से कहा। अस्थि विसर्जन? क्या क्या बकवास है ये? कुशल बेड से उतरने लगा।
नर्स ने संभाला। परिधि को उसे छोड़ कर गए आज 6 दिन हो चुके थे। कुशल यह सुनते ही फिर से बेहोश हो गया और इस बार वो कोमा में जा चुका था। उस रात के एक्सीडेंट में ही परिधि की मौत हो चुकी थी। दोनों पक्षों के माता पिताओं की मर्जी से उसके सारे अंग जो उस वक्त काम कर रहे थे दान कर दिए गए थे। कुशल की स्थिति भी बेहद नाजुक थी, अतः कुशल के होश में आने का इंतजार करना समय बर्बाद करने जैसा था। परिधि की आंखें और दिल उसी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज को दान में दे दिया गया था। यह संजोग ही था कि परिधि के अंग उस लड़की के काम आ गए थे। कुशल को करीब 10 दिनों के बाद होश आया था। उसे ठीक होते होते करीब 2 महीने लग गए थे। उसके ठीक ना होने की वजह परिधि को खोने के साथ साथ उसके माता पिता की नाराजगी और उनके जले कटे शब्द होते थे। उन्हें लगता था कुशल ने यह सब जानबूझकर किया है, क्योंकि जब उन लोगों ने उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी थी तो शादी करने की क्या आवश्यकता थी। जबकि कुशल के माता पिता इसे महज हादसा मान रहे थे। कुशल को पूरी तरह ठीक होकर जॉब ज्वाइन करने में करीब 4 महीने लग गए थे। परिधि के माता पिता की नफरत अभी तक कम नहीं हुई थी। बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और बेटा कौशल अपनी नाकामयाबी को दिल से लगाकर बैठा था। ऐसे में कुशल हर सह कोशिश करता कि उनके साथ रहे, उनके नफरत को कम कर सके, क्योंकि परिधि की मौत का जिम्मेदार वह स्वयं को मानने लगा था। परिधि के माता पिता का ख्याल बिल्कुल एक बेटे की तरह रखता था। बदले में उसे डांट, फटकार, नफरत के अलावा कभी कुछ नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में कुशल के पास 2 रास्ते थे। पहला, परिधि के मौत के साथ ही उस परिवार से सारे नाते रिश्ते तोड़ ले। उसने दूसरा रास्ता चुना और हर दिन परिधि के घर जाने लगा। शुरू में तो उसे दरवाजे के अंदर भी आने दिया नहीं गया। फिर धीरे धीरे लॉन में, फिर बरामदे में उसकी पैठ होने लगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक शाम, पापा जी, मम्मी जी नहीं दिख रही? कुशल ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, पड़ोस में पूजा हो रही है, वहीं गई हैं। देवकी जी ने न्यूज़पेपर में नज़रें गड़ाए ही उत्तर दे दिया था। आप कहें तो 2 कप चाय बना लूं? कुशल ने सीमा को लांघने की कोशिश की। देवकी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुशल सहम गया, फिर हौले से हाँ में गर्दन हिला दिया था। दोनों ससुर दामाद ने मिलकर चाय बनाई। तब तक परिधि की माँ भी आ गई थी। थोड़ी देर रहकर कुशल वापस आ गया था। हमारी बेटी की पसंद बुरी नहीं थी, परिधि की माँ ने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए कहा। देवकी मिश्रा ने हाँ में सिर हिलाया। काश आप दोनों को आशीर्वाद दे देते तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती, सुभद्रा देवी ने नम आंखों से कहा था। इस लड़के को देखो, इसने अपनी पत्नी खोया है, फिर भी हम दोनों की देखभाल करने आता है। हमारी परवाह हमारे बेटे से ज़्यादा करता है। सुभद्रा देवी ने कुशल की तारीफ करते हुए कहा। सच कह रही हो परिधि की माँ,
मिश्रा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। करना ही चाहिए हमें प्रायश्चित। सुभद्रा देवी ने सहमति जताई। तुम मेरी मदद करोगी ना? देवकी मिश्रा अब तक कुर्सी छोड़कर घुटने पर आ गए थे। हाँ, अवश्य करूँगी। हम एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर कुशल का ब्याह करवाएंगे। ठीक है, आप जैसा चाहें, सुभद्रा देवी कहते हुए कमरे के अंदर चली गईं। उन दिनों जब कुशल परिधि के घर से वापस आता तो एक साधारण सी दिखने वाली लड़की मिलती, जो बड़े गौर से परिधि के घर के दीवारों को निहारती रहती। पहले तो कुशल ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मामला रोज का था। आप इसी घर में रहते हैं? एक दिन लड़की ने पूछा था। नहीं, पर आपसे मतलब? कुशल ने रूखे स्वर में जवाब दिया। मतलब तो कुछ नहीं, पर मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ये घर मुझे खींचता है, उस लड़की ने कहा था। जाइए मोहतरमा, ये बहकी बहकी बातें ना कीजिए, किसी और को सुनाइए। कुशल ने दो टुक में जवाब दे दिया था। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं चलती हूँ। कहने के बावजूद लड़की वहीं खड़ी रही। बड़ी ढीठ हैं आप तो, ऐसा कहकर कुशल आगे बढ़ गया, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। जैसे तैसे पूरे दिन खुद को कामों में व्यस्त रखता, पर शाम होते ही परिधि के घर पहुंचता, उनके माता पिता के साथ वक्त बिताता, पर दिमाग जैसे गेट के बाहर ही उलझा रहता। एक दिन बातों ही बातों में, कुशल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे परिधि के साथ इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। मिश्रा जी प्रायश्चित करना चाहते थे। छोड़िए ना पापा, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, ये जानकर उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। बेटा, तुम कहो तो हम उस लड़की से मिलने चलें जिसके पास परिधि की आँखें और दिल है। भावावेश में मिश्रा जी कह गए। कुशल उछल पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी उसे नहीं थी। कौन है वो? कहाँ है वो? कुशल ने आश्चर्य से पूछा। हमें भी नहीं पता, डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। पापा, मैं शायद उस लड़की को जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो उसे? आइए, घर के बाहर चलिए। ठीक रोज की तरह वह लड़की बाहर ही खड़ी थी। वैसे वह भी इन बातों से अनजान थी कि उसे इस घर से क्यों लगाव है, यह घर उसे अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है। अरे, यही तो है वो! देवकी प्रसाद उछल पड़े। परिधि उसे इसी जिंदगी में दोबारा मिल जाएगी, कुशल ने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा नाम क्या है? कुशल ने औपचारिकता बस पूछा। नियति। कहने के साथ ही नियति की आंखें कुशल से वैसे ही उलझ गई जैसे पहली बार परिधि की उलझी थी। उस वक्त कुशल के दिल की हालत कुछ ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल में हूँ, कैसे इजहार करूँ। वो तो खुशबू है
उसे कैसे गिरफ्तार करूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।